हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि सुपर 13 के सारे क्वेश्चंस आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग आज इसी के साथ नेक्स्ट सेशन को शुरू करते हैं। चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेशन हमारा। इसमें का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि द लिविंग माउंटेन बुक के लेखक कौन है। द लिविंग माउंटेन बुक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सोनू सूद, दूसरा है बाबा रामदेव, ऑप्शन नंबर सी है अमिताभ घोष एंड चौथा है सलमान रुश्दी। डी ऑप्शन है सलमान रुश्दी। ओके, तो देखो पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कुछ अदर बुकों के बारे में, ठीक। अब जैसे बाबा रामदेव की जो बुक है उसका नाम है माई लाइफ माई मिशन। माई लाइफ माई मिशन किसकी? बाबा रामदेव की है। सलमान रुश्दी की है मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रुश्दी की है। ठीक है, सोनू सूद की है आई एम नो मसीहा किसकी है? सोनू सूद की है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए एक बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये खुशवंत सिंह की। अगर कह दिया जाए ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है, तो खुशवंत सिंह की है। एक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये आपकी अरुंधति रॉय की है। ठीक, अगर कह दिया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है, तो अरुंधति रॉय की है। ठीक, एक है अगर आपसे कह दिया जाए एक है बिलीव, एक बुक है कौन सी? बिलीव, ये किसकी दी है? सुरेश रैना की है। किसकी है? सुरेश रैना की है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो ये युवराज सिंह की है। ठीक, ओके बच्चा। तो अगर कह दिया अब इनमें से कह रहा है द लिविंग माउंटेन बुक किसकी है, तो आप बताओ किसकी? अमिताभ घोष की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, ठीक है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि हिडकल परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? हिडकल परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ओके, तो देखो सबसे पहले तो हम जानते हैं कुछ अन्य परियोजनाएं हैं और वो कहाँ कहाँ पे हैं। ओके, जैसे हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध बोलते हैं, कहाँ पे है? तो यह है महानदी पर। कहाँ पे? महानदी पे। किस राज्य में है? ओडिशा में है। ये कहाँ पे है? महानदी पर। और राज्य कौन सा है? ओडिशा। अगर आपसे कह दिया जाए नागार्जुन सागर बांध परियोजना, नागार्जुन सागर बांध, ये कहाँ पे है आपका? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए भैया तुलबुल परियोजना, ये कहाँ पे है? ये आपकी जम्मू कश्मीर में। ठीक, तुलबुल परियोजना कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर राज्य में। ओके, ठीक भैया। तो अगर कह दिया जाए हिडकल परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो हिडकल परियोजना जो है ये भारत के कर्नाटक राज्य में है। भारत के किस राज्य में है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर कह दिया जाए कर्नाटक राज्य में किस नदी पर है, तो यह परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। किस नदी पे? घाट प्रभा नदी पे। किस नदी पे है? घाट प्रभा नदी पे। ठीक,
और कर्नाटक में कहाँ पे? कर्नाटक के बेलग्राम में है। अगर कह दिया जाए कर्नाटक के कहाँ पे है तो बेलग्राम में। ठीक भैया। और जो घाट प्रभा है, घाट प्रभा जो नदी है, इसकी सहायक नदियाँ एक का नाम है हिरण्यकेशी और एक का नाम मरकंडे किसकी सहायक नदी है? तो भैया घाट प्रभा की सहायक नदी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, बोलो जल्दी। ठीक है, तो अगर कह दिया ऑप्शन नंबर 2 का कौन सा सही हो, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हिडकल परियोजना भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगर आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बराक 8 मिसाइल भारत ने किस देश की सहायता से विकसित किया था? बराक 8 क्या है आपके पास भैया? एक मिसाइल है। अगर कह दिया जाए इसको किसने विकसित किया था और किस देश की सहायता से, तो कह रहा भारत ने किस देश की सहायता से विकसित किया था। ओके, तो देखो भैया, पहले तो हम लोग कुछ और जानना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के पास एक मिसाइल है अबाबील। कहाँ की मिसाइल है? पाकिस्तान की। यहीं पे एक मिसाइल है बाबर कहाँ की मिसाइल है? पाकिस्तान की। बाबर मिसाइल कहाँ की है? पाकिस्तान की है। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए इजराइल की, तो इजराइल की मिसाइल का नाम है पायथन 5 कहाँ की मिसाइल है भैया? तो इजराइल की है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया बराक 8 भारत ने किस देश की सहायता से विकसित किया था, तो इजराइल की सहायता से विकसित किया था। किसकी सहायता से? इजराइल की सहायता से भारत ने बराक 8 मिसाइल को विकसित किया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि भारत की कुछ अन्य मिसाइलें हैं, जैसे पृथ्वी टू, अग्नि, ये सब क्या है? भारत की मिसाइलें हैं। ओके, अगर कह दिया जाए भैया आपसे, एक है आपका पिनाक, तो पिनाक भारत में रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? रॉकेट लॉन्चर है। पिनाक क्या है? रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देना। ठीक भैया, चीजें समझ में आई? तो अगर कह दिया जाए कि बराक 8 मिसाइल भारत ने किस देश की सहायता से विकसित किया था, तो इजराइल की सहायता से विकसित किया था। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? ओके, ऑप्शन ए में है अर्थशास्त्र, बी में है प्रशासन, सी में है विदेश नीति और डी में है वाणिज्य। ठीक भैया, तो देखो, अगर कह दिया जाए कि पहले तो ये जो कौटिल्य थे, कौटिल्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब जो कौटिल्य थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और ये कौटिल्य, ये तक्षशिला, ये जो चाणक्य थे, ये तक्षशिला के विद्वान थे। चाणक्य कहाँ के विद्वान थे? तक्षशिला के थे। ठीक, तक्षशिला है कहाँ पे? पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे? विद्वान थे। तक्षशिला है कहाँ इस समय? पाकिस्तान में। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए कि जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है,
शास्त्र पुस्तक ये प्रशासन के बारे में बताती है। किसके बारे में? प्रशासन के बारे में। और किसके प्रशासन के? तो मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य प्रशासन के बारे में बताती है। अगर कह दिया जाए कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है, तो भैया प्रशासन का। ठीक, 4 का बी इज राइट। ओके, कोई दिक्कत? अब यहीं पे ध्यान देना, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ये अपने प्राण को संलेखना विधि से त्यागे थे। इन्होंने अपने प्राण को किस विधि से त्यागा था? संलेखना विधि, अर्थात भूखे प्यासे रहकर। ठीक, और इन्होंने अपने प्राण, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गुजारे थे। कहाँ गुजारे थे? कर्नाटक में गुजारे थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, चलो बच्चा, आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 4 का कौन सा सही? 4 का बी इज राइट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है अशोक, और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। ओके, तो देखो बच्चा, पहले तो हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग से जान लेते हैं कि जो अशोक हैं, अशोक को देवानाम प्रियदर्शी, अशोक को देवानाम प्रियदर्शी कहा जाता है। ठीक है, अशोक को क्या कहा जाता है? देवानाम प्रियदर्शी। ठीक, ये जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और सम्राट अशोक ने इन्होंने कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में की थी। 261 ईसा पूर्व में की थी। ठीक भैया, अगर कह दिया कलिंग को अशोक ने कब जीता, तो 261 ईसा पूर्व में जीता था। और इस विजय का उल्लेख या कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। 13वें अभिलेख में मिलता है। अगर कह दिया जाए अशोक ने कलिंग विजय कब किया था? 261 ईसा पूर्व में, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। ओके, अगर आपसे कह दिया जाए यहीं पे कि अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक के अभिलेख, इनको खोजने का श्रेय, अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय टी फैंथलर, किसको दिया जाता है? टी फैंथलर को दिया जाता है। ओके, अगर कह दिया जाए अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? टी फैंथलर आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कह दिया जाए हर्षवर्धन, तो जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ये पुष्यभूति वंश के राजा थे। पुष्यभूति वंश का राजा था। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? पुष्यभूति वंश का राजा था। इनके समय में ह्वेन सॉन्ग
नामक चीनी यात्री भारत आया था। अगर कह दिया जाए ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री किसके समय में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय में आया था। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बोलो जल्दी। ओके, अब यही बच्चा फिर ध्यान देना, अगर कह जाए निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, थोड़ा सा समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनको भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने कहा था। अगर कह दिया जाए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है, समुद्रगुप्त को वीणा प्रेमी या कविराज कहा जाता है। कविराज, ठीक है, क्योंकि जो है वीणा बजाते थे। समुद्रगुप्त क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। इनकी मुद्रा मिली थी तो उसमें इनको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था। ठीक है, तो अगर कह दिया जाए भैया भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन है आपका राजस्थान, त्रिपुरा, ओडिशा, मिजोरम। ठीक है, राजस्थान, त्रिपुरा, ओडिशा, मिजोरम। ठीक है, तो आओ देखते हैं हम लोग कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके भैया, तो देखो कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ से। ठीक भैया, तो देखो सबसे पहले कौन सा होगा? गुजरात। सबसे पहले क्या आएगा? गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है आपका झारखंड, फिर है आपका पश्चिम बंगाल, अगला है आपका त्रिपुरा और अगला है मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कुल 8 राज्यों से गुजरती है। पहला आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो भैया, दूसरा एक तो होता है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा होती कौन सी? ठीक, देखो जैसे मान लीजिए क्या है आपकी पृथ्वी, क्या है? पृथ्वी है। ओके, ये क्या हो गई आपकी विषुवत रेखा हो गई या भूमध्य रेखा हो गई। ठीक, तो इसके 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर साइड में कौन सी रेखा होती है? ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा। और इसी के 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी होती है? मकर रेखा होती है, मकर रेखा। ठीक, और यहाँ पे होता है आपका दक्षिणी ध्रुव, और ये है आपका उत्तरी ध्रुव। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखो अगर अब आपसे कह दिया जाए कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन आपका भाई राजस्थान, ये लिखे हो जाती है, त्रिपुरा से भी जाती है, मिजोरम से भी जाती है, बचा आपका ओडिशा। 6 का सी इज राइट। ओके, कोई दिक्कत? ठीक, चलो हम लोग आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है। ओके, कोई दिक्कत? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा। ठीक है, तो पहले तो ध्यान दे दो, नर्मदा नदी निकलती है एमपी से।
एमपी अमर एमपी के अमरकंटक से निकलती है, ठीक, पहाड़ी से। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। तीसरा है गंगा नदी, ये निकलती है उत्तराखंड से, ये भी निकलती है गंगा नदी उत्तराखंड से। और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बात आती ब्रह्मपुत्र की, ठीक भैया, तो यहाँ पे ध्यान देना जरा, हम एक मैपिंग कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा। चलो देखो, अब बात आती ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे तिब्बत पड़ता है। क्या पड़ता है? तिब्बत। और तिब्बत के पास एक झील है, मानसरोवर झील, ठीक है। तो यहाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। और निकलने के बाद ये किधर प्रवाहित होती भैया? तो उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है, सॉरी, ओके, नहीं, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर बहती। किधर बहती? उत्तर पूर्व की ओर। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, अगर कह दिया जाए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके बच्चा, ठीक है। तो देखो, अगर कह दिया जाए निम्नलिखित भारतीय नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? तो 7 का ए इज राइट, अर्थात किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है, कोई दिक्कत? यहीं पे अगर ध्यान देना हो आपको, तो जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के निकट से ही आपकी सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, ठीक। अगर कह दिया जाए सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील, तिब्बत, जो चीन के अंडर में, ठीक, तिब्बत चीन, ओके, कोई दिक्कत? और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 का ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? किसका प्रावधान है? चुनाव आयोग का प्रावधान है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 124, दूसरे में है 324, तीसरे में है 241 और चौथे में 214, ठीक है। तो देखो, ऑप्शन डी के बारे में हम लोग पहले जानने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 214 में कहा गया है, प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट होगा, या प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। अनुच्छेद 24 में किसका प्रावधान है? तो प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 241 में, अगर के अनुच्छेद 241, इसमें यूनियन टेरिटरी के लिए, यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 241 में क्या, तो उच्च न्यायालय का प्रावधान है किसके लिए? बोलो, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ठीक। अगर कह दिया अनुच्छेद 124 में क्या है, तो इसमें भैया सुप्रीम कोर्ट किसमें? अनुच्छेद 124 में है, ठीक। तो अगर कह दिया जाए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में चुनाव का गठन, तो अनुच्छेद 324,
8 का बी इज राइट। ठीक, कोई दिक्कत? अगर कह दिया जाए भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, इसीलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस। मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 25 जनवरी को मनाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। ओके, तो अनुच्छेद 324 किसका प्रावधान करता है भैया? भारत में चुनाव आयोग का। ओके, कोई दिक्कत? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। मतलब भारतीय संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था वो इस समय क्या हो गया है। ठीक, तो देखो भारत में, पहले भैया देख लो, भारत में या भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक, लेकिन पहले की संख्या 6 है। कितनी है? 6। लेकिन पहले 7 थी। कितनी थी? 7 थी। ठीक है, अगर कह दिया भारतीय संविधान मूल अधिकारों की संख्या पहले कितनी थी? 7 थी। ठीक, कितनी थी? 7 थी। लेकिन बाद में किसको हटा दिया गया भैया? संवैधानिक अधिकार को, मौलिक अधिकार को, कानूनी अधिकार को, प्राकृतिक, तो कानूनी अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक, सॉरी, संपत्ति के अधिकार को हटा के क्या कर दिया गया था? कानूनी अधिकार कर दिया गया था। ओके, कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। अब अगर कह दिया भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार अब रह गया तो क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया। ठीक, पहले इसको संपत्ति के अधिकार के नाम से जाना जाता था। कोई दिक्कत? चलो हम लोग बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, कृषि के क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? कृषि के क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? ओके, तो देखो भैया कुछ चीजें और जान ले पहले। अंडा उत्पादन, ये रजत क्रांति से संबंधित था। रजत क्रांति से संबंधित था। ठीक, अगर कह दिया जाए तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति से संबंधित है। तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति। अगर कह दिया जाए उर्वरक उत्पादन तो ये भूरी क्रांति से, किससे है? भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए हरित क्रांति, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। ठीक, अगर कह दिया जाए श्वेत क्रांति तो दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। ठीक, अगर कह दिया जाए नीली क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, मत्स्य। मत्स्य उत्पादन। अगर आपसे कह दिया जाए भैया लाल क्रांति मांस कामा टमाटर उत्पादन। ठीक, अगर कह दिया जाए अमृत क्रांति, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। ठीक है, तो अगर कह दिया जाए कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है तो आलू उत्पादन। 10 का सी इज राइट। ओके,
क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखो भैया, सबसे पहले तो होता है ज से जल और ज से होता है जाइलम। यानी कि अगर कह दिया जाए पौधों में जल के संचरण के लिए कौन सा ऊतक, तो जाइलम। और एक होता है फा से फूड, फा से फूड, और फा से होता है फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक है, फूड मतलब पोषक तत्व, पोषक पदार्थ। ठीक भैया, तो अगर कह दिया जाए कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फ्लोएम, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा है जाइलम और चौथा है ए और सी दोनों। तो देखो भैया, जल के लिए यानी पानी के लिए भी बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है? पोषक तत्वों के लिए भी बोल रहा है। तो दोनों चीज़ें, पानी और पोषक तत्व जब दोनों साथ में है तो भाई पानी के लिए कौन जिम्मेदार हो? जाइलम। जा से जल और जा से जाइलम और फा से फूड यानी खाना, तो खा से सॉरी फो से फ्लोएम। तो इसके लिए ए और सी दोनों हो जाएंगे। 11 नंबर का डी इज राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी सभी लोग, नहीं ना? ओके, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगर आपसे भैया कह दिया जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि स्वामी नारायण एक हिंदू परिसर मंदिर है जो भारत के निम्नलिखित स्थान में से कहाँ स्थित है? ओके, ऑप्शन है कानपुर, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा खजुराहो टेम्पल और चौथा मदुरई। तो देखो बच्चा, स्वामी नारायण मंदिर, पहले देखते हैं मदुरई में कौन सा। एक यहाँ पे मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में स्थित है। ठीक है, खजुराहो कहाँ? ये एमपी में है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? एमपी में स्थित है। ठीक, कानपुर में आपका है जेके टेम्पल, जेके मंदिर प्लस दशावतार, दशावतार मंदिर, ये कहाँ है? तो भैया आपके कानपुर में। ठीक, तो अगर कह दिया जाए स्वामी नारायण मंदिर, तो भैया जो स्वामी नारायण मंदिर है, स्वामी नारायण मंदिर, या इसी को अक्षरधाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षरधाम मंदिर। तो अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे है? तो ये है आपका भैया नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यानी कि अक्षरधाम मंदिर या स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी सभी लोग, नहीं ना? अगर यहीं पे और जानना हो तो लिख लो सबरी बाला मंदिर, सबरी बाला मंदिर, ये आपका है केरल में। कहाँ पे है? केरल। एक है कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर असम में है। कहाँ है? असम में है। ठीक भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 23 जनवरी, 12 जनवरी, 14 सितंबर। ठीक है, तो देखो भैया, पहले देखो 23 जनवरी कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो बचा भैया विश्व हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 13 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, और हम लोग कुछ दिवस जान लेते हैं। 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दूसरा है 22 मार्च विश्व जल दिवस। 31 मई
तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस 1 जनवरी डीआरडीओ स्थापना दिवस। 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित। ठीक भैया। अगर कह दिया जाए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 20 जुलाई शतरंज दिवस, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी सभी लोग। सारी चीजें समझ में आई सबको? ओके। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके बच्चा, इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।